तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ मलयालम इंडस्ट्री का एक सुपर हिट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कोमन। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक गांव में हर महीने कोई ना कोई बंदा सुसाइड कर रहा है। गिरी नाम का एक कांस्टेबल को ये बात थोड़ा अजीब लगता है और वो तय करता है कि वो सुसाइड की गुत्थी को सुलझाएगा। फिर आगे आपके सामने एक के बाद एक बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे और एंड में आपको दिमाग घुमा देने वाला क्लाइमेक्स भी देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं रीजनल मूवी के लैंग्वेज के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको जो पसंद है आप वो देख सकते हैं। और हाँ, पता नहीं क्यों यूट्यूब का क्या पंगा चल रहा है, मेरे सारे सब्सक्राइबर के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो ऑल नोटिफिकेशन का दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में सुधाकरन नाम के एक बंदे की लाश एक पेड़ पे लटकता हुआ मिलता है। गांव वालों को लगता है कि सुधाकरन ने सुसाइड करा है क्योंकि उसकी बिजनेस में लॉस चल रहा होता है। पुलिस लाश को नीचे उतारती है। फिर हम गिरी नाम के कांस्टेबल को देखते हैं। फिर उसी गांव का मनोहर नाम का एक बंदा गिरी को साइड पे बुलाता है और कहता है, हम सबको पता है कि यह सिंपल सुसाइड केस है, सुधाकरन ने खुदकुशी करी है। क्या तुम एक काम कर सकते हो, प्लीज सुधाकरन की बॉडी का पोस्टमार्टम मत करना क्योंकि ये हमारे रिचुअल के खिलाफ है। अगर पोस्टमार्टम हो गया तो हम अच्छे से क्रियाक्रम नहीं कर पाएंगे। तो गिरी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस की रूल के हिसाब से हमें पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। तो मनोहर कहता है ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना भेज के थालू को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दो। वहाँ पे मेरा जान पहचान के लोग हैं, यहाँ पे पोस्टमार्टम का तुम्हें रिपोर्ट भी मिल जाएगा और पोस्टमार्टम होगा भी नहीं। फिर गिरी ये बात सीआई पिल्लई सर को कहता है और पिल्लई सर मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुधाकरन के घर में डेथ सेरेमनी किया जा रहा होता है। क्योंकि ये एक अननेचुरल डेथ था इसलिए इस रिचुअल को करने के लिए स्वामी करुप्पु दुराई को बुलाया जाता है। वो इस टाइप का रिचुअल करते हैं। फिर हम देखते हैं इनके गांव में भी एक स्वामी होते हैं जिनका नाम सुब्बैया स्वामी होता है। वो इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ पे होते हुए भी ये लोग बाहर से किसी को बुला के रिचुअल करवा रहे होते हैं। तभी साइड में खड़ा हुआ एक बंदा मजाकिया अंदाज से कहता है कि स्वामी आपने तो रिचुअल सीखने टाइम आधे में छोड़ दिया था, इसीलिए आपको अननेचुरल डेथ के रिचुअल में नहीं बुलाया जाता। फिर अगले दिन गिरी जब स्टेशन जाता है तो स्टेशन के बाहर दो आदमी को देखता है। इनमें से एक आदमी ने कुछ दिन पहले एक दुकान में गिरी का किसी बात को लेकर मजाक उड़ाया था जो कि गिरी को बहुत बुरा लगा था। आज जब वो उसे स्टेशन के बाहर देखता है तो स्टेशन से पता करता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पता चलता है ड्रग्स की केस में पुलिस ने कल किसी गाड़ी को सीज किया था। दरअसल उस टाइम ये गाड़ी इसकी दोस्त चला रहा था और वो पुलिस से बच के भाग गया और इसकी गाड़ी को वहीं पे छोड़ दिया और इसकी गाड़ी में कुछ ड्रग्स भी मिले हैं। फिर गिरी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि उस दिन इसने जो मेरा मजाक उड़ाया था, आज मेरे पास अच्छा मौका है इसका बदला लेने के लिए। दरअसल स्टेशन का एसआई सुकुमारन सर इस बंदे को थोड़ा बहुत डांट के छोड़ देने वाले थे, पर गिरी झूठ कहता है कि सर ये खबर लीक हो गया है, मैंने गांव में दो लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना और अगर हम अभी इसे ऐसे छोड़ देंगे तो गांव के लोग पुलिस के बारे में क्या सोचेंगे। तो एसआई सुकुमारन कहते हैं पर उस टाइम तो ये वहाँ पे नहीं था ना, गाड़ी तो इसकी दोस्त चला रहा था। फिर गिरी कहता है सर ये भी तो कोई दूध का धुला नहीं है, मुझे पता है कि ये भी अपने दोस्त के साथ वही काम करता होगा, वैसे भी इसकी गाड़ी से तो ड्रग्स मिला है ना, हम इसके ऊपर नॉन बेलेबल चार्ज लगा के इसे अरेस्ट कर लेते हैं। तभी सीआई पिल्लई सर गिरी की चालाकी को समझ जाते हैं और उसको अंदर बुला के डांट लगाते हैं और कहते हैं देखो गिरी, मुझे पता है जरूर तुम्हारा इस बंदे के साथ कोई पर्सनल इशू है, पर मैं तुम्हें पहले ही भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, अपनी पावर का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। फिर सीआई पिल्लई सर रिटायर्ड हो जाते हैं और थाने में उनके जगह एक नया गुस्सेल मिजाज का सीआई आते हैं जिनका नाम हरिलाल होता है। क्योंकि सीआई हरिलाल सर यहाँ पे नए थे तो वो कहते हैं कि तुम में से कोई कांस्टेबल मेरे साथ चलो और मुझे हमारा जुरिस्डिक्शन दिखाओ। तो गिरी तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि चलिए मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं आपको अच्छे से सब जगह दिखा सकता हूँ। पर सीआई हरिलाल सर गिरी को मना कर देते हैं और कहते हैं तुम नहीं, तुम यहाँ का लोकल हो, यहाँ के क्रिमिनल बदमाश लोग तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम हो सकता है उनके बारे में मुझे नहीं बताओगे। तो यहाँ पे सबके सामने गिरी का मजाक बन जाता है। फिर सीआई हरिलाल एक और कांस्टेबल को लेके यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि गिरी का घर इसी गाँव में है और इससे पहले सीआई पिल्लई सर के साथ उसका अच्छा संबंध था, तो वो कभी कभी स्टेशन लेट भी आ जाता था और उससे कोई कुछ नहीं कहता था।
पर अभी नया सीआई आने के बाद गिरी एक बार स्टेशन देर से आ जाता है तो सीआई हरिलाल उसे बहुत डांट लगाते हैं। ये गिरी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो रिटायर्ड सीआई पिल्लई सर के पास जाता है जो कि अभी इसी गांव में रहते हैं। उनको कहता है कि सीआई हरिलाल कैसे सबके सामने मुझे डांटते हैं। फिर पिल्लई सर कहते हैं, देखो गिरी, ऐसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे पुलिस जॉब में हर किसी को कभी न कभी तो मिलते ही हैं। तुम ये सब चीजें इग्नोर करो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर गिरी यहाँ से चला जाता है और अपने दुख को भुलाने के लिए शराब पीने जाता है। तभी वो वहाँ पे एक शराबी को देखता है जो कि उधार में शराब मांग रहा होता है। शराब ना देने के कारण वो जोर जोर से चिल्ला के कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जो मेरे साथ पंगा लेता है उसके साथ क्या होता है? मैं एक चोर हूँ। एक बार मुझे एक पुलिस वाले ने किसी चोरी के केस में अरेस्ट किया था और मुझे बहुत मारा था। जब मैं जेल से बाहर निकला उसके बाद वो पुलिस वाला कभी भी चैन की नींद नहीं सोया, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मैं उस पुलिस वाले के एरिया में एक के बाद एक बहुत सारे चोरी करने लगा और पुलिस वाले को कभी पता ही नहीं चला कि ये चोरी मैं कर रहा हूँ। जो तुम मुझे अभी शराब नहीं दे रहे हो ना, तो आज रात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे चोरी करने आऊंगा और सारे शराब यहाँ से लेके चला जाऊंगा। तभी गिरी अपने साइड में खड़ा हुआ एक बंदे से पूछता है कि ये शराबी कौन है? तो वो कहता है कि एक जमाने में ये बहुत बड़ा चोर था पर अब ये बुढ़ा हो गया है, बस अपनी कहानी सुनाता फिर रहा है। फिर हम देखते हैं गिरी एक शराब की बोतल खरीद के उस शराबी चोर के पास जाता है और उसे पूछता है कि जरा मुझे बताओ कि तुम कैसे इतने सारे चोरी करते थे फिर भी पकड़े नहीं जाते थे। फिर वो चोर एक एक करके अपनी चोरी करने का सभी टेक्निक गिरी को बताता है। यहाँ पे शराबी को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि गिरी एक पुलिस वाला है। फिर चोर गिरी को बताता है चोर को चोरी करने के बाद जो मजा मिलता है वो मजा किसी और चीज में नहीं मिलता, इसीलिए वो बार बार चोरी करता है। कुछ चोर तब चोरी करते हैं कि जब घर में कोई ना हो, पर मैं सिर्फ उसी घर में चोरी करता था जहाँ पे लोग सो रहे होते हैं, इससे मुझे ज्यादा मजा मिलता था। एक बात याद रखना, किसी के घर चोरी करने के लिए घुसो तो सबसे पहले बाहर कहाँ से निकलोगे वो देख लेना। और हाँ, अगर चोरी करने का लत तुम्हें लग गया तो तुम इससे आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, गिरी चोर से ये सब इसीलिए पूछ रहा होता है ताकि वो भी चोरी कर सके और सीआई हरिलाल को तंग कर सके। तो चोर से सभी टेक्निक जानने के बाद गिरी घर चला जाता है। गिरी अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता है। फिर गिरी जब सोने जाता है तो वो सो नहीं पाता। चोर के द्वारा कहे गए बातें उसे बार बार याद आता है और वो चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो जिनके घर चोरी करने के लिए जाता है उनकी गेट में एक काला धागा बांधता है और फिर उसे तोड़ भी देता है। उसने ऐसा क्यों किया हमें आगे पता चलेगा। फिर वो एक पेड़ के सहारे घर के ऊपर चला जाता है और छत से घर के अंदर चला जाता है। फिर गिरी जब उनकी बेडरूम में जाता है तो किसी चीज से टकरा जाता है। इसके आवाज से घर की मालिक का नींद खुल जाता है और वो गिरी को देख लेते हैं, क्योंकि गिरी अपने चेहरे को ढक रखा था और वैसे भी अंधेरा बहुत था तो गिरी को वो पहचान नहीं पाते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला के गिरी का पीछा करने लगते हैं। पर गिरी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल के भाग जाता है। अगले दिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआई हरिलाल आते हैं और उनके साथ गिरी भी आता है। गिरी सीआई हरिलाल से कहता है, सर मुझे लगता है कि ये चोर इस गांव का नहीं है। तो सीआई हरिलाल सर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वो सीआई हरिलाल सर को उस गेट के पास लेके जाता है और टूटे हुए उस काले धागे को दिखाता है और कहता है गेट पे ऐसे धागा चोर बांधते हैं और 1-2 दिन के बाद आके चेक करते हैं। अगर धागा टूट गया है मतलब इस घर में लोग रहते हैं, अगर धागा नहीं टूटा है मतलब इस घर में कुछ दिनों से लोग नहीं रहते। तो इसी तरह से चोर डिसाइड करते हैं कि किस घर में चोरी करना है और किस घर में नहीं। यहाँ पे कुछ दिन पहले चोर ने ये धागा बांधा होगा और आज चोरी करने के लिए डिसाइड करा होगा। आने से पहले उसने ये धागा चेक भी करा होगा। दरअसल इस घर के मालिक कुछ दिन से यहाँ पे नहीं रहे थे। आज रात 3 बजे वो लोग यहाँ पे आए थे। हो सकता है चोर जब रात को चोरी करने आया वो इस धागा को नहीं देखा हो, उसे लगा होगा कि इस घर में तो कोई नहीं होगा, पर ये लोग रात के 3 बजे घर वापस आ गए होते हैं। तभी चोर यहाँ पे नाकाम हो जाता है और घर के मालिक उसे देखने के बाद वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, एज एन ऑडियंस हमें पता है कि ये धागा किसने बांधा था और चोर कौन है। गिरी बस अपने सीनियर को उल्लू बना रहा होता है। फिर गिरी यहाँ से एक लैंड डिस्प्यूट केस को देखने के लिए चला जाता है। गिरी इसी तरह एक एक करके इस गाँव में बहुत सारे चोरी करता है पर कभी भी पकड़ा नहीं जाता। कुछ न कुछ करके वो
हमेशा बच ही जाता है। तो गांव में चोरी की खबर डीवाईएसपी मैथ्यू सर के पास भी पहुंच जाता है और सीआई हरिलाल के ऊपर चोर को पकड़ने के लिए प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एक दिन डीवाईएसपी सर इनके पुलिस स्टेशन पे आने वाले थे और उसी दिन कुछ गाँव वाले स्टेशन में आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि आप पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, गाँव में इतने सारे चोरी हो रहे हैं और आप चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। और उसी टाइम डीवाईएसपी मैथ्यू आ जाते हैं जो भीड़ को समझा बुझा के यहाँ से वापस भेज देते हैं और सीआई हरिलाल को बहुत डांट लगाते हैं और उन्हें सिर्फ 3 दिन देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने चोर को नहीं पकड़ा तो उन्हें सस्पेंड कर देंगे। दोस्तों, ये चोरी के केस का इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे गिरी धीरे धीरे सीआई सर के करीब आ गया होता है। गिरी सीआई हरिलाल सर को एक सुझाव देता है कि सर, मैं एक चोर को जानता हूँ, मैं उसे अरेस्ट करने के लिए मना लूंगा। अभी के लिए हम उसे अरेस्ट कर लेते हैं, इससे आपकी नौकरी बच जाएगी और डीवाईएसपी सर खुश हो जाएंगे और हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, फिर हम असली चोर को भी पकड़ लेंगे। सीआई हरिलाल सर गिरी की बात पे राजी हो जाते हैं। तो गिरी उस चोर के पास जाता है और उसे अरेस्ट होने के लिए मना लेता है। वो कहता है कि अभी के लिए बस तुम अरेस्ट हो जाओ, बाद में सीआई सर तुम्हें छोड़ देंगे। और गिरी चोर को कुछ पैसा भी देता है और कहता है अभी बस इतना रखो, बाद में तुम्हें और भी मिलेगा। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक गिरी उस चोर को अरेस्ट करके थाने में ले आता है। थोड़ी देर बाद गिरी चोर के पास जाता है और उसे कहता है वो अपने वादे से मुकर गए हैं। मुझे अभी अभी पता चला है कि सीआई सर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे फेक चार्जेस लगा के तुम्हें जेल भेजने वाले हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके। फिर गिरी उस चोर को कहता है थोड़ी देर बाद तुम्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, तुम एक काम करना, तुम कुछ भी करके उनके चंगुल से बच के भाग जाना, वरना तुम बहुत ही लंबे टाइम तक जेल में रहोगे। दोस्तों, हमें पता है कि एक्चुअली में सीआई सर ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। ये तो गिरी की प्लान है ताकि वो चोर को यहाँ से भगा सके और सीआई सर सस्पेंड हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब चोर को कोर्ट ले जा रहे होते हैं, वो टॉयलेट का बहाना बना के पुलिस के चंगुल से बच के भाग जाता है। जब ये बात डीवाईएसपी को पता चलता है, वो सीआई सर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गिरी कुछ काम से बैंक गया होता है। बैंक में गिरी की मुलाकात लक्ष्मी नाम की एक लड़की से होता है। दोस्तों, दरअसल ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। फिर गिरी बैंक में उनकी गाँव की रामास्वामी नाम का एक बुजुर्ग आदमी को देखता है जो कि बैंक से कुछ कैश विथड्रॉ कर रहे होते हैं। तो कैशियर उन्हें कहता है कि केस को ध्यान से रखिएगा, गांव में अभी चोरी हो रहे हैं। तो रामास्वामी कहते हैं वो चोर मेरे घर में चोरी नहीं कर सकता, अगर वो चोरी करने आ भी गया तो मुझसे बच के वापस नहीं जा सकता। गिरी ये बात सुन लेता है। फिर रात में गिरी को बार बार रामास्वामी के द्वारा कहे गए वो बात याद आते हैं। उसे रामास्वामी के घर में चोरी करने के लिए बहुत इच्छा होता है, पर वो ये भी समझता है कि ये गलत बात है। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि चोरी करे या ना करे। दोस्तों, एज एन ऑडियंस हम ये देख सकते हैं कि गिरी को चोरी करने का लत लग गया होता है, क्योंकि उसने जिस मकसद से ये चोरी का काम चालू किया था वो मकसद तो अभी पूरा हो गया है। एसआई सर को तो सस्पेंड कर दिया गया है, पर वो अभी भी अपनी चोरी करने का आदत को छोड़ नहीं पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं गिरी और रह नहीं पाता और रामास्वामी के घर चोरी करने के लिए चला जाता है। और तभी अचानक रामास्वामी गिरी के सामने आ जाते हैं और वो गिरी की चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं और वो गिरी को देख लेते हैं। गिरी को देखने के बाद रामास्वामी चौंक जाते हैं और गिरी वहां से भागने लगता है और रामास्वामी भी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। वो गिरी को कहते हैं तो वो चोर तुम हो, तुम भाग के नहीं जा सकते, मैं सबको बता दूंगा कि वो चोर कोई और नहीं तुम हो। पर गिरी वहां से भाग जाता है और वो तुरंत अपने घर जाता है और कुछ कपड़े पैक करके गांव छोड़ के शहर चला जाता है और एक होटल में छुप जाता है। और वो अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने ये क्यों किया, पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी, गांव के सभी लोग मुझ पे हंसेंगे और मेरे माँ का क्या होगा, ये सोच के वो रोने लगता है। फिर वो अपने अंदर साहस जुटाता है और जो होगा देखा जाएगा कह के डर डर के घर वापस आ जाता है। फिर उसे एसआई सुकुमारन सर का कॉल आता है और वो उसे गांव की एक जगह पे बुलाते हैं। गिरी डर डर के वहां पे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। तो वहां पे पहुंचने के बाद गिरी देखता है कि रामास्वामी फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। ये देख के गिरी चौंक जाता है और एज एन ऑडियंस हम भी ये नहीं समझ पाते कि कल रात तक जो बंदा बिल्कुल ठीक था उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ पे रामास्वामी की बीबी और बेटे भी आते हैं और वो रोते हुए गिरी से बात भी करते हैं और कहते हैं कल तो वो कितना खुश थे, तुमने तो उन्हें बैंक में देखा था ना, तो आखिर वो सुसाइड क्यों करेंगे भला। और हम अभी ये भी समझ जाते हैं कि रामास्वामी ने कल रात अपनी बीवी को गिरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो गिरी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, पर गिरी को लगता है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है
उसे वहाँ पे एक गाड़ी की टायर मार्क दिखता है। वो उसका फोटो खींच लेता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो रामास्वामी के घर से भाग रहा होता है तो उस टाइम उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जो कि रामास्वामी का नहीं था। हो सकता है खूनी उसी गाड़ी में हो। फिर वो रामास्वामी को अपने साथ ले गया और उसे मार के यहाँ पे टांग दिया, क्योंकि उस रात रामास्वामी घर वापस नहीं गया है। अगर वो घर जाता तो अपनी बीवी को गिरी के बारे में तो जरूर बताता। फिर गिरी रामास्वामी का डेथ सेरेमनी में जाता है और वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कल रात वो गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पे भी उसे गाड़ी के टायर मार्क दिख जाते हैं। वो उसका भी फोटो खींच लेता है। तभी अचानक एक अननोन नंबर से किसी ने उसे एक वीडियो भेजा। जब वो उस वीडियो को ओपन करके देखता है, इस वीडियो में वो खुद है। कल जब वो रामास्वामी के घर से बच के भाग रहा होता है, किसी ने उसका वीडियो बना लिया होता है। इस वीडियो को देख के गिरी थोड़ा डर जाता है। फिर वो उस नंबर पे कॉल करता है पर वो नंबर स्विच ऑफ कहता है। वो आसपास हर जगह देखता है पर वो समझ नहीं पाता कि ये वीडियो उसे किसने भेजा। फिर हम देखते हैं गिरी थक हार के एक्स-सीआई पिल्लई सर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने सब चोरी किया है और उसी के वजह से सीआई हरिलाल सर अभी सस्पेंड हैं। और रामास्वामी के मरने से पहले ये उसके घर चोरी करने भी गया था। ये सुनने के बाद पिल्लई सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से से गिरी को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना, हर बार बदला सही चीज नहीं होता है। तो गिरी पिल्लई सर से सॉरी मांगता है और पिल्लई सर भी गिरी को अपने बेटे की तरह मानते हैं तो वो उसे माफ कर देते हैं। फिर अगले दिन पिल्लई सर गिरी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं और उसकी चोरी करने की अजीब आदत के बारे में भी बताते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि गिरी को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर नाम का एक बीमारी है। इस केस में अगर उन्हें कोई कुछ काम करने के लिए मना करे या फिर कहे कि तुम उस काम को नहीं कर सकते, तो इस डिसऑर्डर के पेशेंट उसे ईगो पे ले लेते हैं और उसे चैलेंज की तरह लेके उस काम को करके दिखाते हैं, चाहे जो भी हो जाए। जब सीआई हरिलाल ने इसका इंसल्ट करा तो ये उसने अपने ईगो पे ले लिया और उन्हें मजा चखाने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। जो मजा उसे चोरी करने में मिला वो मजा उसे अपनी पुलिस की जॉब में कभी नहीं मिला था, इसीलिए वो बार बार चोरी करने लगा। अगर आप इसे चोरी की आदत छुड़ाना चाहते हैं तो इसे कुछ ऐसा काम देना पड़ेगा जहाँ पे उसे चोरी करने से भी ज्यादा मजा मिले। फिर वो अपने आप चोरी करना छोड़ देगा। फिर वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर गिरी डिसाइड करता है वो अकेले ही पता लगाएगा कि रामास्वामी के खून के पीछे कौन है। फिर सबसे पहले वो उस नंबर का पता लगाता है जिस नंबर से उसे वीडियो भेजा गया था। वो नंबर तमिलनाडु का है। दोस्तों, गिरी का गांव केरला स्टेट में होता है, बिल्कुल बॉर्डर के साइड पे, और बॉर्डर के उस पार तमिलनाडु स्टेट होता है। तो गिरी तमिलनाडु में उस मोबाइल नंबर के ओनर के घर जाता है, पर घर पहुंचने से पहले ही एक गांव वाले से उसे पता चलता है कि ये सिम जिसके नाम पे है वो फूल की खेती करता था और उसे बाजार में बेचता था। पर एक बार खेती में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर वो ये दुख सह नहीं पाया और सुसाइड कर लिया। फिर गिरी उसकी पत्नी से मिलता है। वो कहती है, आप जिस नंबर के बारे में बात करते हैं वो नंबर तो उन्हीं का है। मरने के बाद उनकी फोन चोरी हो गया था और हाँ, मैं मानती हूँ कि वो बहुत दुखी थे, पर सुसाइड करने से पहले वो बहुत खुश थे। वो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, अब हमें और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर गिरी उस एरिया के थाने में जाता है, वहाँ का एक कांस्टेबल से मदद लेता है। उनके एरिया में ऐसे कितने लोग सुसाइड करे हैं वो पता लगाते हैं। वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि 2020 से 2022 तक ऐसी बहुत सारे सिमिलर सुसाइड केस रजिस्टर हुए हैं। सुसाइड किया हुआ हर व्यक्ति बुजुर्ग आदमी था या फिर बुजुर्ग औरत। फिर गिरी अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पता लगाता है और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर केस देखने को मिलता है। ये सारे केस को स्टडी करने के बाद गिरी एक बात नोटिस करता है, हर बार सुसाइड के लिए एक नया रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले गांवों को अगर हम मिला के देखेंगे, हर महीने कोई ना कोई सुसाइड करता ही था। एक महीने बॉर्डर के इस साइड पे कोई सुसाइड करता था तो दूसरे महीने पे बॉर्डर के उस साइड पे। और सुसाइड करने वाले सभी लोग अपनी जिंदगी में पैसों को लेके दुखी थे और इसीलिए उनके मरने के बाद सबको लगा कि इन्होंने सुसाइड किया है। इतने सारे डाटा कलेक्ट करने के बाद गिरी जब ये बात पिल्लई सर को कहता है तो सर कहते हैं कि ये मामला थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लग रहा है, तुम एक काम करो, ये बात तुम अपने पुलिस स्टेशन में बता दो और उनकी हेल्प लो। पर गिरी ये नहीं चाहता था। वो कहता है
अगर पुलिस स्टेशन में मैं सब सच बता दूंगा तो वो सोचेंगे कि चोरी की बात को छुपाने के लिए मैंने एक नया कहानी बुना है और मेरे बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो पिल्लई सर ऐसा ही सुकुमारन को बुला के ये सारी बातें बता देते हैं ताकि गिरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। अगर वो पुलिस स्टेशन 1-2 दिन के लिए ना भी जाए तो सुकुमार सर उसे संभाल लें। फिर हम देखते हैं कि एक रात गिरी अपने बाइक से कहीं पे जा रहा होता है। तभी वो अपने मिरर पे देखता है कोई इंसान अचानक से दौड़ के रोड क्रॉस करके झाड़ियों की तरफ चला जाता है। फिर गिरी अपनी बाइक को घुमाता है और उस बंदे ने जिस तरफ भागा था उसी तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे वही गाड़ी खड़ी थी जो उस रात रामास्वामी के घर के सामने खड़ी थी। तभी गिरी उस बंदे को देख लेता है जो कि अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। गिरी को देख के वो बंदा भागने लगता है। गिरी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। वो गिरी को धक्का देके वहाँ से चला जाता है और बाद में गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस को एक झील के अंदर एक बुजुर्ग औरत की लाश मिलता है। गिरी जब उस जगह पे जाता है तो वो देखता है कल रात उसने उस बंदे को जिस तरफ से आते हुए देखा था ये लाश वहीं पे मिलता है। यानी कि इस औरत के मौत के पीछे उस बंदे का हाथ हो सकता है। और इस औरत को लेके गांव के लोग बात करते हैं कि इसके पति की मरने के बाद गांव के किसी और के साथ इसका संबंध था। ये उसी से मिलने जा रही होगी पर अमावस की रात थी और अंधेरे में पैर फिसल गया होगा और ये झील में गिर के मर गई। फिर अगले दिन गिरी एक पैटर्न नोटिस करता है। 2020 से 2022 तक जितने भी सुसाइड केस हुआ है वो सब अमावस के दिन ही हुआ है। मतलब खूनी लगभग एक दिन पहले इनको उठा लेता है और अमावस की रात को उन्हें मारने के बाद गाँव में कहीं पे टांग देता है और इसे सुसाइड की तरह दिखाता है। फिर गिरी सोचता है कि अमावस की रात को ही क्यों मारता है। तो पिल्लई सर कहते हैं कि हो सकता है ये ब्लैक मैजिक का चक्कर हो। फिर ऐसा ही सुकुमारन सर कहते हैं डूब के मरने वाले उस औरत के पर्स से उन्हें एक पर्ची मिला था जिसमें कुछ पूजा सामग्री की लिस्ट थी। फिर वो उस पर्ची को गिरी को देते हैं। फिर गिरी एक एक करके सुसाइड किया हुआ सबके घर जाता है तो पता चलता है सब लोग कर्ज से मुक्ति के लिए और अपने बिजनेस में लाभ पाने के लिए कोई ना कोई सीक्रेट पूजा करते थे। इसके बारे में ज्यादा वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। उन सब में से एक के घर से गिरी को एक पर्ची मिलता है। वहाँ पे कुछ विधि लिखा हुआ होता है। गिरी इसे अच्छे से समझ नहीं पाता है। गिरी इसे अच्छे से समझने के लिए उस पर्ची को लेके आश्रम जाता है और आचार्य से इसके बारे में पूछता है। तो आचार्य उसे देखने के बाद बताते हैं कि ये एक प्राचीन विधि है लेकिन अब इस विधि को करने वाला कोई भी जिंदा नहीं है। पुराने जमाने में इस विधि को मानने वाले स्व इच्छा से मरने के लिए तैयार हो जाते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद उनकी आत्मा उनकी आराध्य से मिलता है और फिर वापस अपने शरीर के अंदर आ जाएगा और वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। इससे वो अमर हो जाएंगे और उन्हें बहुत सारे शक्ति भी मिलेगा और उनके सभी दुख दर्द पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर आचार्य कहते हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में जंगल के अंदर एक मंदिर था। कई साल पहले ये विधि वहां पे किया जाता था पर एक बार एक लैंडस्लाइड हुआ और वह मंदिर उसके नीचे दब गया। फिर गिरी कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जगह जंगल में कहाँ पे मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं मेरे पास एक प्राचीन काल का पुस्तक था, उसमें ये विधि के साथ साथ उस जगह का नक्शा भी था। पर एक बार मेरे आश्रम में पढ़ने आया हुआ एक शिष्य ने वो पुस्तक को चुरा के यहाँ से भाग गया। फिर गिरी कहता है क्या आप उस शिष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो दिखता कैसा था। तो आचार्य कहते हैं ये घटना घटे हुए कई साल हो गए हैं, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद भी नहीं है। फिर गिरी यहाँ से चला जाता है और सुब्बैया स्वामी के पास जाता है और स्वामी को वो विधि वाला पर्ची दिखा के पूछता है क्या आप इस विधि के बारे में कुछ जानते हैं। तो सुब्बैया स्वामी कहते हैं हाँ इस विधि के बारे में सुना तो था। तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के जंगल में एक टेम्पल में ऐसे विधि किया जाता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तभी सुब्बैया स्वामी को कुछ याद आता है और वो गिरी को कहते हैं अरे हाँ एक बार मनोहर बातों बातों में इस विधि के बारे में मुझे कुछ बता रहा था। तो गिरी सीधा मनोहर के पास जाता है और उन्हें इस विधि के बारे में पूछता है। तो मनोहर कहता है इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे कुरुप्पदुराई स्वामी ने एक बार इस विधि के बारे में कहा था, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से तो तुम्हें स्वामी जी ही बता सकते हैं। तो गिरी पूछता है अभी कुरुप्पदुराई स्वामी कहाँ मिलेंगे। तो मनोहर कहता है अरे स्वामी तो अभी हमारे घर में ही हैं, वो लक्ष्मी के लिए कुछ पूजा करने आए थे।
तभी करुप्पुदुराई स्वामी मनोहर के घर से बाहर आते हैं तो गिरी उन्हें इस विधि के बारे में पूछता है। वो कहते हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में जंगल में एक टेम्पल है, वहाँ पे ये विधि किया जाता है। फिर गिरी उस टेम्पल का पता पूछता है तो स्वामी कहते हैं ये मुझे नहीं पता। फिर स्वामी गिरी के सामने से चले जाते हैं। तभी गिरी करुप्पुदुराई के कपड़े से एक अजीब सी स्मेल महसूस करता है। फिर गिरी को याद आता है यही सेम स्मेल सुधाकरन और रामास्वामी की डेड बॉडी से भी आ रहा था। इसीलिए गिरी को लगता है शायद ये सभी सुसाइड के पीछे करुप्पुदुराई स्वामी ही हैं। फिर वो तुरंत स्वामी से कहता है मुझे मेरे केस के बारे में आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। फिर गिरी मनोहरन से करुप्पुदुराई स्वामी का मोबाइल नंबर ले लेता है और एसआई सुकुमरन सर को देता है और वो चेक करके बताते हैं करुप्पुदुराई की जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो सिम जिस मोबाइल में है उसका IMEI नंबर और तुम्हें जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था उसका IMEI नंबर अलग अलग है। तो गिरी कहता है हो सकता है करुप्पुदुराई स्वामी के पास सेकंड नंबर भी हो, आप उसका पता करिए। और हम देखते हैं रात को गिरी करुप्पुदुराई के घर पे नजर रखता है क्योंकि कल अमावस की रात होता है। तो गिरी को लगता है अगर कल करुप्पुदुराई अपनी विधि करेगा तो आज रात जरूर किसी को अगवा करने जाएगा ताकि कल वो उसे मार सके। तभी एसआई सुकुमरन सर गिरी को कॉल करके बताते हैं हमने करुप्पुदुराई का दूसरे नंबर का पता लगाया। अभी भी साइबर सेल वालों ने मुझे बताया कि करुप्पुदुराई का दूसरा नंबर हमारे एरिया में स्विच ऑन हुआ है। तो गिरी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तब से करुप्पुदुराई के ऊपर नजर रखा हुआ हूँ, वो तो अपने घर से कहीं गया भी नहीं है, तो उसका दूसरा नंबर हमारे एरिया में स्विच ऑन कैसे हो सकता है। फिर गिरी अपनी चोर की गेटअप ले लेता है और करुप्पुदुराई घर पे है या नहीं इसे पता करने के लिए उसके घर के अंदर घुस जाता है। घर में चारों तरफ देखता है पर करुप्पुदुराई उसे कहीं नहीं नजर आता। गिरी श्योर हो जाता है कि करुप्पुदुराई घर पे है ही नहीं और उन्होंने ही अपना सेकंड मोबाइल नंबर स्विच ऑन किया होगा। फिर वो एसआई सुकुमरन को कॉल करके बता देता है कि करुप्पुदुराई घर पे नहीं है। फिर हम देखते हैं करुप्पुदुराई घर पे ही हैं और वो ऊपर से गिरी को देख रहे होते हैं। तभी हम एज एन ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये यहाँ पे है तो इनका मोबाइल नंबर गिरी के जुरिस्डिक्शन एरिया में ऑन कैसे हुआ। फिर अगले दिन पिल्लई सर गिरी को कॉल करके एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का एड्रेस देते हैं जो कि उस जंगल के एरिया में ड्यूटी करते थे जहाँ पे उस विधि को करने वाला टेम्पल था। फिर गिरी उनके पास जाता है और वो कहते हैं मेरे ज्वाइन करने से पहले ही वो मंदिर लैंडस्लाइड से दब गया था और उसके बाद और कोई भी उस टेम्पल को नहीं देखा। फिर वो गिरी को उस जगह का लोकेशन बता देते हैं। गिरी वहाँ के लिए निकल जाता है। आधी रात का टाइम होता है और मैं आपको याद दिला दूं आज अमावस की रात है। फिर गिरी उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसने कुछ दिन पहले ही चेहरे को कपड़े से ढकने वाला बंदा को देखा था और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा भी था। और अभी यहाँ पे उसे वो गाड़ी भी दिख जाता है जो उस रात भी खड़ी थी। दूसरी तरफ एसआई सुकुमरन सर मनोहर को भी बता देते हैं कि करुप्पुदुराई स्वामी से थोड़ा बच के रहना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तुम ये बात और किसी को नहीं बताना। पर तभी मनोहर कहता है कि आज रात को स्वामी लक्ष्मी को किसी पूजा के लिए अपने साथ ले गए हैं और दोस्तों आज अमावस की रात भी होता है। दूसरी तरफ गिरी को आगे एक नदी मिलता है, वो उस नदी को पार करता है और दूसरी तरफ चला जाता है और वो जंगल के अंदर चला जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा बताया गया लोकेशन पे पहुंच जाता है। तभी गिरी को एसआई सुकुमरन सर का कॉल आता है और वो बताते हैं करुप्पुदुराई लक्ष्मी को किसी पूजा के बहाने अपने साथ ले गया है। उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और उनका कॉल कट जाता है। फिर गिरी जंगल में और थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देता है, वो उसके अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि लक्ष्मी की गले में फंदा होता है और वो बेहोशी के हालत में खड़ी हुई होती है और लक्ष्मी के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। फिर गिरी तुरंत लक्ष्मी के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आती है। फिर गिरी लक्ष्मी की गले में बंधा हुआ रस्सी को खोलने लगता है। तभी पीछे से कोई गिरी की सर पे हमला करता है और गिरी बेहोश हो जाता है। फिर गिरी को जब होश आता है तो वो देखता है कि स्वामी ने उसे भी लक्ष्मी की तरह बांध दिया होता है और स्वामी कहते हैं आज के विधि के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, पर कल गांव के सभी लोग ये सोचेंगे कि तुम्हारे चोरी की वीडियो वायरल होने की वजह से तुम ये अपमान नहीं सह पाए और खुदकुशी कर लिए, क्योंकि अभी तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे चोरी वाले वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। तभी गिरी अपने साइड में देखता है कि वहाँ पे लक्ष्मी नहीं होता है तो वो करुप्पुदुराई से पूछता है कि लक्ष्मी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। तभी गिरी अपने सामने लक्ष्मी को देखता है
जो कि इस विधि को पूरा करने में स्वामी की मदद कर रही होती है। ये देख के गिरी चौंक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है। लक्ष्मी दरअसल कोई लड़की नहीं, वो एक किन्नर है। इस पुरानी विधि के अनुसार अगर कोई किन्नर इस पूजा को करता है तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरा होता है। फिर हम देखते हैं स्वामी और लक्ष्मी पूजा करने लगते हैं और इससे पहले कि स्वामी गिरी को फांसी से लटकाकर मार देते, गिरी के पास एक लाइटर होता है। वो उसी लाइटर की मदद से अपने हाथ को खोल लेता है और अपने गले की फंदे को भी जला देता है। फिर करुप्पादुराई और गिरी के बीच में एक फाइट होता है। दूसरी तरफ हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि फिर से फांसी की फंदे को बनाने में लग जाती है। फिर करुप्पादुराई गिरी को पकड़ लेते हैं और लक्ष्मी गिरी की गले में फांसी का फंदा डाल देता है। तभी गिरी लक्ष्मी को जोर से एक लात मारता है तो लक्ष्मी जाके एक पिलर पे टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी करुप्पादुराई गिरी को छोड़ के लक्ष्मी के पास भागते हैं। तभी गिरी तुरंत अपने गले से फंदा निकाल के करुप्पादुराई के गले में डाल देता है और एक पिलर उस रस्सी के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से रस्सी खिंच जाती है और करुप्पादुराई उस रस्सी के फंदे से लटकता हुआ मर जाता है और लक्ष्मी बच जाती है और उसकी ट्रीटमेंट साइकियाट्रिस्ट के पास चलता है। तो दोस्तों लक्ष्मी किन्नर है, ये लक्ष्मी के पिता मनोहर को उसकी बचपन से ही पता चल गया होता है, पर वो इस चीज को मानता ही नहीं था। वो लोग पहले कहीं और रहा करते थे। वहाँ पे लक्ष्मी के बारे में जब सबको पता चल गया तो वो अपने गांव छोड़ के गिरी के गांव में शिफ्ट हो गए। मनोहर को लगता था कि पूजा पाठ से ये ठीक हो सकता है, इसीलिए वो करुप्पादुराई स्वामी को बुला के लक्ष्मी के लिए पूजा कराता था और कई बार लक्ष्मी को अकेले भी पूजा करने के लिए करुप्पादुराई के घर पे भी भेजा था। और तभी पूजा करते टाइम करुप्पादुराई स्वामी लक्ष्मी के दिमाग में ये बात डाल देता है कि तुम्हारी जन्म कुछ खास काम करने के लिए हुआ है। अगर तुम मेरे विधि के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हारे सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और हम ये भी समझ सकते हैं कि लक्ष्मी को बचपन से ही क्या क्या झेलना पड़ा होगा, इसीलिए वो आसानी से करुप्पादुराई की बात मान जाती है। दरअसल दोस्तों होता कुछ ऐसा था, करुप्पादुराई हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करता था जो कि कर्जे में डूबा हुआ हो और अपनी जिंदगी से निराश हो। फिर ये उसे इस विधि के बारे में बताता था और कहता था ये पूजा करोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और सब लोग मान जाते थे। और उसके बाद स्वामी उसी रिचुअल के दौरान एक एक करके सबको मार डालता था। फिर हम देखते हैं गिरी की बहादुरी भरा काम को देख के उसकी सिलेक्शन क्राइम ब्रांच के एक स्पेशल टीम में हो जाता है। मतलब गिरी अभी हमेशा केस सॉल्व करने में बिजी रहेगा और उसकी चोरी करने की आदत छूट जाएगी। और इसी के साथ आज की इस वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और जल्द मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।